आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्रीय परिभाषाओं, इसकी प्रकृति और साथ में व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी धारा। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थ पैसा, शास्त्र विज्ञान। ऐसा विज्ञान जिसमें हम पैसे से संबंधित चीजों को पढ़ रहे होते हैं और इसको हम सोशल साइंस की एक ब्रांच कहते हैं, यानी अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा होती है। अब देखो, इसके बारे में हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी हमको लिखा हुआ मिलता है और वहाँ पर आर्थिक क्रियाओं के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? वार्ता। आप लोगों को पता है वार्ता शब्द हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने कृषि, पशुपालन और वाणिज्य तीन चीजों को शामिल किया था। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आखिर अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो विश्व में अर्थशास्त्र का जनक हम एडम स्मिथ को कहते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित एक किताब भी लिखी थी, इसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन और ये किताब सन 1776 में प्रकाशित हुई थी। अब क्या है, इस पर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बता दिया। इसके बाद देखिए, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीकों से अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। वैसे ये सारी परिभाषाएं में डिटेल में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहली परिभाषा जो आई वो आई एडम स्मिथ की, जिन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में हम सिर्फ धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, यानी ये धन प्रधान परिभाषा हो गई। दूसरी मार्शल की परिभाषा थी कल्याण प्रधान परिभाषा। इसमें कहा नहीं, धन के अलावा हम इसमें मनुष्य के आर्थिक कल्याण का भी ध्यान रखते हैं, ये हो गई कल्याण प्रधान परिभाषा। तीसरी परिभाषा इसकी दी रॉबिन्स ने। उन्होंने कहा कि मनुष्य की आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं, असीमित, लेकिन उसके पास साधन तो सीमित ही होते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है? अपने सीमित साधनों से ही अपनी अनंत आवश्यकताओं को या असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसको कहा सीमितता प्रधान परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा यहाँ पर सैमुअल्सन की आई और सैमुअल्सन की परिभाषा जो थी वो विकास प्रधान परिभाषा थी। उसने कहा कि जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे अर्थशास्त्र का भी विकास होता जा रहा है। नेक्स्ट परिभाषा यहाँ पर हमारी रही प्रोफेसर जे.के. मेहता, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री है। मैंने 11th क्लास में भी आप लोगों को बताया था। इनकी परिभाषा थी आवश्यकता विहीनता की परिभाषा। आवश्यकता विहीनता की परिभाषा में इन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम लोग अपनी आवश्यकताओं को कम करते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता ना रहे, ऐसी आइडियल कंडीशन में हम लोग पहुंच सकते हैं। इसी को इन्होंने आवश्यकता विहीनता की स्थिति कहा और इसके आधार पर इन्होंने परिभाषा दी जिसे हम अर्थशास्त्र में शामिल करते। अच्छा ठीक है, ये तो सब कुछ था 11th क्लास का। अब वापस फ्रंट पे आते हैं। देखो, अर्थशास्त्र को अब हम यहाँ पर अच्छे से समझ सकें, इसलिए अर्थशास्त्र को दो भागों में यहाँ पर बांट दिया गया है। एक भाग तो इसका है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा इसका पार्ट है समष्टि अर्थशास्त्र। अब इन दोनों को समझ लेना, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आता है। व्यष्टि, माइक्रो, छोटा, जिसमें छोटे स्तर पर हम अध्ययन कर रहे होते हैं, जिसमें एक सिंगल यूनिट होती है, जैसे कि एक उपभोक्ता, उत्पादक या एक फर्म की हम इसमें स्टडी करते हैं। और ये अध्ययन भी हम लोग कीमतों को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि निश्चित कीमतों पर हम इनको मिलने वाले प्रॉफिट और इनको मिलने वाली संतुष्टि को कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत या प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब बड़ा, जिसमें बृहद स्तर पर या सभी व्यक्तिगत इकाइयों को या व्यष्टि अर्थशास्त्र को भी शामिल करते हुए अध्ययन कर रहे होते हैं। इसी को हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें हम एक देश की पूरी आय और रोजगार के सभी स्तरों के आधार पर हम अध्ययन कर लेते हैं। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र को हम कहते हैं सामान्य आय और रोजगार का सिद्धांत। अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित कीन्स ने कौन सी बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या है? वो नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस बुक का नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ये सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। अब ये तो था समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है वो होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस या अंतर। अब देखो, डिफरेंस में देखते हैं हम। सबसे पहले इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है कि अध्ययन हम किसका कर रहे हैं। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम एक सिंगल यूनिट, एक फर्म या एक व्यक्ति या एक उत्पादक का अध्ययन कर रहे होते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो होती है उसमें हम देश की सभी इकाइयों का या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन
कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि अध्ययन इसका कौन सी कंडीशन या स्थिति में कर रहे हैं। अब व्यक्ति में क्योंकि एक अकेली इकाई है तो इसका अध्ययन करना तभी बेटर होगा जब ये संतुलन की अवस्था में हो। दूसरी तरफ समष्टि अर्थशास्त्र में क्योंकि कई सारी व्यक्तिगत इकाइयों को शामिल किया है, जिसमें से कुछ तो कभी संतुलन की अवस्था में होंगी और कुछ कभी असंतुलन में, यानी सबको एक साथ हम संतुलित रखें, यानी सब एक बात पर एक राय जिस तरीके से नहीं हो सकते उसी तरीके से एक साथ सारी इकाइयां संतुलन में हो, ये भी जरूरी नहीं। कुछ तो संतुलित रहेंगी और कुछ असंतुलित, तो हमको मजबूरी में अध्ययन कौन सी अवस्था में करना पड़ेगा, जबकि अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में हो। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ संतुलन किस टाइप का मिल रहा है। अब क्योंकि व्यक्ति अर्थशास्त्र में तो एक अकेली ही इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये लगभग संतुलन की अवस्था में ही मिलेगी। लेकिन जब समष्टि अर्थशास्त्र में कई सारी व्यक्तिगत इकाइयों का हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें क्या है, कुछ इकाइयां संतुलन में होंगी, कई सारी असंतुलन में होंगी, और इन संतुलित और असंतुलित सबको मिलाकर के अर्थव्यवस्था की जो एक स्थिति होगी वो लगभग संतुलन की हो जाएगी। यानी कुछ प्लस होंगे और कुछ माइनस होंगे, और इन कुछ प्लस और कुछ माइनस को मिला के लगभग बराबर सा ही हिसाब हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब अगला देखिए परिवर्तन। इसको एक एग्जांपल से समझना। मान लो कि 3 दोस्त हैं X, Y, Z। तीनों दोस्त रोज एक बैंक में कुछ पैसे डालते हैं मिला करके। मान लो तीनों टोटल 300 रुपए डाल रहे हैं हर रोज, एक दिन के 300 रुपए डाल रहे हैं। अब आज कुछ ऐसा हुआ कि X अपने हिस्से के पैसे, उसमें जो उसका हिस्सा कितना हुआ 300 रुपए तीनों मिला करके डाल रहे हैं, तो पर हेड आया 100 रुपए। अब कुछ ऐसा हुआ कि X आज 100 रुपए नहीं ला सका, वो सिर्फ 80 रुपए ही दे सका, तो बैंक तो लेगा कितने 300 रुपए, वो 300 से कम लेता ही नहीं है। तो अब क्या किया इन्होंने, सलाह मशवरा करके Y ने कहा चल आज तेरे हिस्से के पैसे मैं दे देता हूँ। तो Y ने 100 रुपए अपने और 20 रुपए X के मिला करके टोटल दिया 120 रुपए। तो बैंक के पास टोटल कितना पैसा आया, वही 380 X के, 120 Y के और Z के 100, तीनों मिलाकर के 300 रुपए बैंक के पास गए। लेकिन यहाँ पर X, Y इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो चेंज हो गया ना। यहाँ पर X का 80 रहा और Y का 120 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या समझे कि एक सिंगल यूनिट में बदलाव हो सकता है, वो तो कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुल जो टोटल है वो टोटल यानी समष्टि जो है वो हमेशा स्थिर रहेगी। उस पर सिंगल यूनिट में क्या बदलाव या चेंज हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि हम अर्थशास्त्र में विश्लेषण या आकलन किस आधार पर कर रहे हैं। व्यक्ति या माइक्रो इकोनॉमिक्स में चूंकि हम अध्ययन छोटे स्तर पर एक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं तो हम इसमें कीमतों को ध्यान में रख के अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि समष्टि तो इतने बड़े स्तर पे अध्ययन कर रहे हैं, हम इतने बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, तो हम किसी एक चीज की कीमत या उसकी आय से ही हम लोग नहीं निकाल सकते हैं इसको। तो इसलिए हमें क्या है, सभी की आय को यानी राष्ट्र की आय को ध्यान में रखकर इसमें विश्लेषण करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें विरोधाभास। इसमें विरोधाभास क्या है, देखो अगर एक आदमी अपना पैसा बचा करके रखता है तो ये उस आदमी के लिए बहुत अच्छी बात है, भाई बाद में उसके काम आएगा, है ना। लेकिन अगर सभी लोग इस तरीके से हर वक्त अपना पैसा बचा करके रखने लग गए तो भाई मार्केट में तो बिल्कुल भी पैसा नहीं बचेगा। तो अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा कैसे, जब कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं तो सामने वाले के पास पैसा नहीं आएगा, तो वो सामने वाला भी कुछ नहीं खरीद सकेगा। इसलिए अगर एक इंसान अपना पैसा बचा करके रख रहा है यानी व्यक्ति के लिए बचत लाभकारी यानी फायदेमंद हुई क्योंकि वो अकेला बचत कर रहा है। लेकिन अगर सारी समस्या यानी कि सबके सब ही बचा करके रखने लग गए तब तो अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा ही नहीं, इसलिए ये नुकसान की बात हो जाएगी, यानी समष्टि के लिए बचत अलाभकारी हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ये तो हुआ समष्टि और व्यक्ति में अंतर। अब नेक्स्ट पॉइंट जहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो भी देख लो, वो है आर्थिक विश्लेषण की विधियां। देखो अलग अलग उद्देश्यों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग अलग अलग तरीकों से एनालिसिस करते हैं, आर्थिक विश्लेषण करते हैं, उसके लिए हमें अलग अलग विधियों की जरूरत रहती है। तो इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे निर्भरता के आधार पर, यानी किस पर कितनी निर्भरता है, हम उसको किस तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, आंशिक अध्ययन कर रहे हैं या फिर सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझना। मान लो कि तुम किसी दुकान पर गए आम खरीदने के लिए, ठीक है। अब वहां पर जाकर सीधे ही तुमने आम का भाव किया और आम को खरीद कर लेके आ गए जितना भी तुमको चाहिए था। ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन इसमें क्या बनेगी कि तुम गए, तुमने आम का भाव किया, आसपास जो फल रखे हुए थे उन सबका भाव किया,
और साथ में अपने पैसे देखें कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, और सारा मोल भाव करने के बाद में, सब कुछ देखने के बाद में तुमको जितने आम खरीदने थे उतने खरीदे और तुम लोग वापस आ गए। यानी पहली कंडीशन में तो तुमने क्या किया, सिर्फ आम खरीदने गए थे, आम खरीद करके लौट आए। और दूसरी कंडीशन में तुमने क्या किया, आम खरीदने थे लेकिन सारी इंफॉर्मेशन लेकर के पूरा करके और फिर आए। कहने का मतलब है कि जब हम किसी एक ही फैक्टर को ध्यान में रखकर काम कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं आंशिक विश्लेषण, क्योंकि तुमने थोड़ा सा काम किया। आंशिक मतलब थोड़ा, तुमने थोड़ा सा काम किया। जैसे किसी वस्तु की मांग का अध्ययन सिर्फ उसकी कीमत को ध्यान में रख के करना, जबकि अगर हम दूसरी सारी चीजों को यानी कि उसकी कीमतों को, अपनी आय को, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक जर्नल उसका एनालिसिस करें तो इसको हम क्या कहेंगे, सामान्य विश्लेषण। इसके अलावा दूसरा हम किस आधार पर कर सकते हैं, समय के आधार पर। अब समय के आधार पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। देखो, समय के आधार पर हम 3 तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक तो होता है स्थैतिक विश्लेषण, दूसरा होता है तुलनात्मक विश्लेषण और तीसरा होता है प्रावेगिक विश्लेषण। सबसे पहले हम देखेंगे स्थैतिक विश्लेषण को। स्थैतिक का मतलब होता है जो स्थिर है या किसी पॉइंट ऑफ टाइम, समय के बिंदु पे हमने स्टडी किया। जैसे कि मान लो हमने देख ली कंडीशन कि 1 जनवरी 2020 को क्या कंडीशन है, तो हमने सिर्फ एक ही दिन की कंडीशन देखी, एक निश्चित दिन की कंडीशन देखी, इसलिए हम इसको कहेंगे स्थैतिक विश्लेषण। जबकि अगर हम अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम या अलग अलग समय पर, अलग अलग समय बिंदुओं पर तुलना कर रहे हैं, जैसे एक बार तो मैंने कह दिया कि 1 जनवरी 2019 को क्या कंडीशन थी तुम्हारी किताबों की, वो देख लो, और 1 जनवरी 2020 को क्या कंडीशन है तुम्हारी किताबों की, वो देख लो। तो मैंने 2 अलग अलग दिनों की तुमसे तुलना करने को कह दिया, तो ये कौन सा विश्लेषण करवाया मैंने तुमसे, तुलनात्मक विश्लेषण। ठीक है, अब आगे देखो। अब अगर मैं तुमसे 2 अलग अलग दिनों की तुलना करने की बजाय 2 अलग अलग टाइम पीरियड की तुलना करने को कहूँ, जैसे मैं कहूँ कि पिछला साल कैसा रहा और ये वाला साल कैसा रहा, कहने का मतलब क्या हुआ, 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक क्या क्या हुआ या तुमने क्या क्या किया, इसकी तुलना अगर मैं तुम्हें 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 को क्या क्या हुआ इन सब से करने के लिए कहूँ, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रावेगिक विश्लेषण। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि मैंने तुमसे पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं की, यानी कि एक निश्चित दिन की बात नहीं की, मैंने तुमसे एक पूरे साल यानी कि एक टाइम पीरियड की बात करी, एक समय अवधि की बात करी। तो यहाँ पर स्थैतिक और प्रावेगिक दोनों शब्द तुम समझ गए। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन समझ लो कि जो क्वेश्चन यहाँ से स्थैतिक और प्रावेगिक के ऊपर पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन ये बनता है कि स्थैतिक और प्रावेगिक शब्दों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया और कब किया। तो इन शब्दों का सबसे पहले यूज करने वाले अर्थशास्त्री थे वैगनर फ्रिश, और इन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था सन 1928 में। अब जो नेक्स्ट हम विश्लेषण देख रहे थे ना, अब नेक्स्ट विश्लेषण हम लोग इसका देखेंगे दिशा के आधार पर। अब दिशा के आधार पर कैसे करना है, मतलब कौन व्यक्ति कैसा कैसा बिहेव कर रहा है, उसका बिहेव किस दिशा में जा रहा है, उसके आधार पर जब हम विश्लेषण कर रहे हैं तो इसकी हमारे पास 2 मेथड होती हैं, 2 विधियां, पहली निगमन विधि, दूसरी आगमन विधि। अब देखो निगमन विधि क्या होती है। निगमन विधि में हम पहले तो किसी बात के बारे में कल्पना करते हैं, सोच लेते हैं, अपने मन में सोच विचार करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, फिर हम क्या करते हैं, लॉजिक देते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए। यहाँ पर हम एक जनरल की बात से किसी स्पेशल बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी चीज की जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो हम लोग उसे खरीदना कम कर देते हैं। निगमन विधि को हमने काल्पनिक विधि कहा, क्योंकि हमने पहले अपने मन से कल्पना करी और उसके बाद उस कल्पना को सही साबित करने के लिए हमने अपना लॉजिक लगाया, आर्गुमेंट किया या तर्क दिया, इसलिए निगमन विधि को हम काल्पनिक विधि या तर्क विधि भी कहते हैं। और इसमें हम पहले सामान्य बातें देखते हैं और उन सामान्य बातों से स्पेशल बातों की तरफ हम लोग अध्ययन करने लगते हैं, यानी इसमें जो अध्ययन होता है वो होता है सामान्य से विशेष की ओर। जबकि जो इसकी सेकंड मेथड है आगमन विधि, वो निगमन विधि की ठीक उल्टी है। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसमें हम ये देखते हैं कि सब लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और फिर उसी तरीके से को हम सभी लोगों पर लागू कर देते हैं। जैसे इसके लिए मान लो कि जब किसी चीज की कीमतें बढ़ती हैं तो सब उसको खरीदना कम कर देते हैं। एक जनरल की बात हुई, मतलब हमने सब पर ये बात लागू कर दी और हमने ये माना कि अगर सब खरीदना कम कर देते हैं तो जो कोई विशेष आदमी है, मान लो एक्स है, तो वो भी उसको खरीदना कम कर देगा। अब हम ऐसा मानते हैं
क्योंकि अभी अभी हमने इस बात को जनरली सबके ऊपर एक साथ लागू किया, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से ऐसा देखा, इसलिए इस मेथड को हमने अनुभव पर या एक्सपीरियंस पर आधारित विधि कहा, या फिर ऐतिहासिक विधि भी इसका एक नाम होता है। इसमें क्या होता है कि कोई विशेष बात होती है जिसको हमने एक सामान्य सा नियम बना दिया होता है, या फिर इसमें हम विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर से देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है कि माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में कौन सी विधि को यूज किया था। अब माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में आगमन विधि का यूज किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हम इकोनॉमिक्स को कला माने या फिर विज्ञान माने। तो समझना, कला का मतलब होता है कि जब हम अपने मन से या अपने इच्छा से किसी भी काम को करते हैं, अपना दिमाग लगा के या अपनी आर्ट लगा के करते हैं उसको अपनी मर्जी से, तो उसको हम कला कहते हैं, है ना। अब जैसे कि हमने माना कि कीमतें बढ़ गई तो चीजों को खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है, या फिर हमारी इनकम जो है उसको हमें कहाँ और कैसे और किस पे खर्च करना है, इसमें हम अपनी मर्जी चलाएंगे या अपने मन से खर्च करेंगे। तो इस हिसाब से हम इकोनॉमिक्स को कला कह देते हैं। अब हम इसको विज्ञान समझें या फिर नहीं। अब विज्ञान समझ लो पहले किसे कहते हैं। विज्ञान के नियम जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था z बराबर 3m - 2x बार। ये एक सूत्र होता है जो x m z के बीच में एक रिलेशन या संबंध को बताता है। अब ये सूत्र बिल्कुल फिक्स है, हम इस सूत्र में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके के कुछ और भी फॉर्मूले हम लोगों को अर्थशास्त्र में मिल जाते हैं। तो इस आधार पे हम अर्थशास्त्र को विज्ञान भी मानते हैं। अब क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हुआ, विज्ञान माने या फिर कला। तो इसका आंसर है कि हम अर्थशास्त्र को विज्ञान भी मानते हैं और इसको हम कला भी मानते हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत, उत्पादन संभावना वक्र और अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याओं के बारे में। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।